कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे सीजोफ्रेनिया से, करेक्ट? बट सीजोफ्रेनिया से पहले हम एक डिसऑर्डर की बात करेंगे, ADHD, which is also known as Attention Deficit Hyperactivity Disorder. And currently situation ऐसी है कि we all are suffering with this. अच्छा, आपको भरोसा नहीं हो रहा ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे जो वीडियो में प्ले करने वाला उसको देख लेना, फिर देखता हूँ। देखो, फिर से देखना है या एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दो? बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बताएगा वीडियो से मैं क्या कहना चाहता हूँ? होल्ड, एक वन बाय वन। कोई बताएगा वीडियो से एग्जैक्टली हमें क्या बताना था? एनीबॉडी? स्लाइड देखिए। What happens? क्या होता है हमारे साथ एग्जैक्टली? अरे बोलो, इजी है। Sir, seeking attention. Yes. So lack of attention. ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है फेस टू फेस। हम मोबाइल से अटके हुए हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में चीजें सर्फ कर रहे हैं, चैटिंग हो रही है, सर्फिंग हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं, वेब सीरीज चल रही है। मतलब एक दूसरे से बात करने का स्पैन कम हो चुका है। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि अगर आपके पास से अभी 1 आवर के लिए मोबाइल आपसे निकाल लिया, चलो ले लिया किसी ने, और आपके पास कुछ काम है नहीं, ठीक है, और एक बंद रूम में आपको रख दिया, क्या होगा? कोई एक पर्सन, खुद का एक्सपीरियंस, खुद जरा 1 मिनट सोचना और बताना क्या होगा आपके साथ। चालू होईल, काय होईल सलोनी? विचार करणं, कंटिन्यूस थॉट्स येतील डोक्यामध्ये आणि आपके साथ एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी कि अरे यार कुछ तो मिस हो रहा है। लेकिन वही मोबाइल आपके साथ हो तो फिर क्या, 4 घंटे 5 घंटे 24 आवर्स, नो प्रॉब्लम। एक चार्जिंग का प्लग दे दो, मोबाइल है, नो प्रॉब्लम। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। अभी अटेंशन स्पैन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक चीज पे नहीं रुकते। जैसे हमारा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ट्रिगर हुआ, मैसेज को रिप्लाई दे दिया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक के नोटिफिकेशन रिप्लाई कर दिया, कुछ मन करा चलो इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेते, इंस्टाग्राम की स्टोरी थोड़ी देर देख ली, चलो कुछ यूट्यूब पे देख लेते, अरे यूट्यूब पे बोर हो गया, चलो कुछ नई वेब सीरीज आई है उसको देख लेते। मतलब हम एक चीज पे कभी रुकते ही नहीं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपको रोज क्यों मैं सेशन कर रहा हूँ, रोज आने के बाद पहले 10 मिनट्स क्यों आप पे इन्वेस्ट करता हूँ? कि देखना चाहता हूँ कि आप कितनी देर फोकस कर पाते हो। अगर मैंने कुछ, आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो चुका है, कल का अगर लेक्चर अटेंड करना है तो पहले 10-15 मिनट तो हमारे इसमें ही जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो अगर आपके आंसर मेरी तरफ आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, आपका अटेंशन कुछ देर के लिए आप वहां पे लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंस टू यू? नहीं, चलो लेक्चर हो गया, क्या निकालो मोबाइल, नोटिफिकेशन, चैटिंग एंड ऑल सारी चीजें। अभी आप देख रहे हो जीपेट के सेशन चल रहे हैं, तो कुछ बच्चे कर रहे हैं सीरियसली, कुछ बच्चे नहीं कर रहे। क्यों? अटेंशन स्पैन कम है। अभी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी देर कर लेते हैं, पहले कुछ दिनों तक आपको अच्छा लगेगा कि हाँ 10 चैप्टर्स से 10 दिन में खत्म हो जाएंगे,
बाद में जब 3-3 4-4 चैप्टर आएंगे तब आपका अटेंशन स्पैन अगर कम रहेगा तो कैसे करोगे? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ना। सो आज का कहने का पहला पॉइंट था कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हम सब इससे सफर हो चुके हैं ऑलरेडी, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो देखते हैं एग्जैक्टली इसके कॉज एंड सिम्टम्स क्या है। उससे पहले एक स्टैटिस्टिक्स देख लो। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है अभी? 7.8 बिलियन, नियर अबाउट 780 करोड़। There are 5.15 billion unique mobile phone users in the world today. आज के डेट में 520 करोड़ मोबाइल फोन्स एक्टिव है। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं। 135 करोड़ की हमारी अभी पॉपुलेशन है, उसमें से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का मोबाइल है, नियर अबाउट 50%। एंड एवरेज ह्यूमन एक दिन में 3 hours and 15 minutes तक फोन यूज करता है। अभी सेकंड्स का भी हिसाब लगा देना कि हम आम 1 मिनट में कितनी बार मोबाइल को टच करते हैं अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो ये था आपका स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर सेल फोन यूजर्स। ओके, एंड अगर हम 2013 से 2020 तक देखें कि मोबाइल फोन्स की जो क्वांटिटी कैसे बढ़ती जा रही है, 76 मिलियन, 123 मिलियन, 250 मिलियन, 304, 394, 479 और अभी का रेट है 634.58 मिलियन सेलफोन्स अभी एक्टिव है इंडिया में। ओके, तो एग्जैक्टली ADHD है क्या? अ क्रॉनिक कंडीशन इंक्लूडिंग अटेंशन डिफिकल्टी एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना और 1-2 सेकंड बाद स्विच हो जाना, 1-2 सेकंड बाद स्विच होना। मतलब आपका वहां पे अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। और ये क्या सिर्फ अडल्ट में होता है? नो, बच्चों के साथ भी हो रहा है। देखो क्या होता है, घर में अगर खिलौना नहीं तो हम क्या करेंगे? चलो मोबाइल दे दो, गेम खेलने दो, गाने लगा के दे दो, उसका उतना ही टाइम पास हो जाएगा। लेकिन मैं मेरा खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने पहला स्मार्टफोन यूज किया था अराउंड 12th के बाद। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है, चाचा का लड़का, वो है अभी 5th स्टैंडर्ड में। वो एंड्रॉयड फोन फुल्ली ऑपरेट कर सकता है विथ योर जीमेल लॉगिन एंड यूट्यूब एक्टिवेशन। मतलब यूट्यूब भी चला सकता है, जीमेल लॉगिन भी कर सकता है, इवन हमारी टेम्पल रन गेम वो जो जब नई आई थी वो खेल सकता है। मतलब देखो कि हम क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा दिमाग तो खराब हो चुका है ओवर यूज ऑफ मोबाइल करने की वजह से, और हम बच्चों को भी वही चीज दे रहे हैं। लेकिन छोटी एज में जब उनका ब्रेन ग्रो कर रहा है, एग्जैक्टली क्योंकि 6 साल तक उनके ब्रेन की पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है, फाइन। उसके बाद जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उसका ग्रोथ कम होता है। सो ADHD often begins in the childhood and can persist into adulthood, and it may contribute to low esteem, troubled relationship, and difficulty at school or work. So that is the major problem associated with us. So इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो उसके सिम्टम्स क्या है? Having trouble focusing or concentrating on tasks, then being forgetful about completing the task, being easily distracted, having difficulty sitting still, then interrupting people while they are talking. तो ये है कॉमन सिम्टम्स ADHD के। सो अभी ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली मैं सिम्टम्स फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये डिसऑर्डर मुझे हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके पीछे रीजन क्या है? डोपामाइन हाइपर सिक्रेशन। मतलब डोपामाइन का काम है रिवॉर्ड मोटिवेशन, और ये चीजें आपके साथ बार बार होने लगी तो आपकी उसको आदत लग जाती है, और उसकी वजह से जो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से आपको एक डिसऑर्डर होता है, दैट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मेंटल डिसऑर्डर के सेक्शन में ये पॉइंट एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज सिजोफ्रेनिया, which is also known as psychosis. नहीं, पहले आप बताओ व्हाट इज सिजोफ्रेनिया। आपके अकॉर्डिंग साइकोसिस का मीनिंग क्या होता है? जस्ट रफ आंसर क्या हो सकता है? स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी, उसको तो हम अपरिचित कहेंगे ना, आई थिंक डबल पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसमें अगर हिंदी मूवी देखी है तो ठीक है, वो एक बात हो गई। और इसके अलावा नॉर्मल ऍक्टिव्हिटीच्या विरुद्ध ऍक्टिव्हिटी करतो सर। ओके, त्याला वेडेपणा म्हणतो सर मराठी भाषेत आपण म्हणायचं गेलं तर। कन्फ्युजन सर।
ओके, क्या क्या? confusion. कंफ्यूजन, ओके, लेकिन कंफ्यूजन, व्हाट काइंड ऑफ कंफ्यूजन? कभी कभी हम एग्जाम पेपर देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अरे क्या क्वेश्चन पूछा है, तो उसको हम सिजोफ्रेनिया तो नहीं बोल सकते। ओके फाइन, चलो हम इसकी प्रॉपर hallucination. yes, see, hallucination it is one of the part of your schizophrenia. तो exact definition अभी देख लेना, what is schizophrenia? Schizophrenia is a complex chronic mental health disorder characterized by an array of symptoms. उसमें कौन कौन से symptoms आते हैं? Delusions. What are delusions? Fixed false beliefs that conflicts with reality. मतलब अगर ऐसा पर्सन जो किसी चीज को देख के उसे मान लिया है उसने दिमाग में कि उस चीज की वजह से मुझसे ये प्रॉब्लम होगी। मतलब एक एग्जांपल देखो, एक पर्सन रास्ते से चल रहा है, सामने से बिल्ली क्रॉस हो गई और उसने सोच लिया नहीं मेरे सामने से टाइगर ही क्रॉस हुआ है, तो उसके साथ अगर कोई दोस्त चल रहा है तो वो क्या बताएगा, अरे वो बिल्ली थी टाइगर नहीं है, लेकिन इसने बिलीफ पकड़ लिया वो बिल्ली नहीं थी वो टाइगर ही था, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिल्यूजन्स की फॉल्स बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद रियलिटी। ओके, सेकंड हैलुसिनेशंस, कल एक इमेज मैंने दिखाई थी, है ना, मेरे को बापू दिखता है, राइट? सो दैट इज द हैलुसिनेशन की आपको जो चीजें रियल में नहीं है लेकिन आपके ब्रेन में आपने उसको इतनी बार सोचा है कि रियलिटी और इमेजिनेशन में की जो बाउंड्री थी वो हट चुकी है और ब्रेन में एज इट इज जो इमेज आप सोच रहे थे वो आंखों दिखी बन जाती है। दैट इज योर hallucinations. थर्ड वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन बोल कुछ रहा है, बिहेव कुछ और कर रहा है, सो दैट इज योर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर। फोर्थ वन, impaired cognitive ability, वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि मेरे आजू बाजू लोग कौन है, अपने कौन नहीं है, सो दैट इज योर impaired cognitive ability। बट ये क्या पर्सन ओरिएंटेड है? नहीं, चीजों के ओरिएंटेड भी हो सकती है, शायद वो मोबाइल को भी पहचान नहीं पाएगा, पेन पेंसिल को भी नहीं पहचान पाएगा। देन impaired वर्किंग मेमोरी, जो उसकी काम की मेमोरी थी जो बचपन से अभी तक उसने कलेक्ट की थी, मे भी उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसको चीजें याद नहीं रहेगी। So these are the combination features of your schizophrenia, collectively known as psychosis. चलो, लेकिन इतनी सारे बातें करने की बाद भी ये तो जस्ट थ्योरी है ना, तो कुछ वीडियो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली schizophrenia होने के बाद वो पर्सन कैसे बिहेव करता है रियलिटी में। देखो, ये तो जस्ट कार्टून इमेजेस है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी, अभी हम रियल देखते हैं।
ठीक है, तो इतना था वीडियो। तो कोई मुझे बता पाएगा केस 1, केस 2 और केस 3 में हुआ क्या? बोलो। वीडियो 3 मिनट का है पूरा, तो सोचो एग्जैक्टली क्या हुआ तीनों के साथ, या फिर से देखना। हाँ, illusion। हाँ बोलो, कौन बोलेगा क्या हुआ था वीडियो में? चलो वीडियो देख के क्या लगा वो तो बताओ। एग्जैक्टली कभी आपने साइकोसिस का पेशेंट देखा था? आंसर आंसर आंसर, या कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली हुआ क्या वीडियो में? यस सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बिल्कुल। ओके, सर वो लोग अपने ही सर ख्यालों में थे, ऐसा देख के लग रहा है। बाद में सर एक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर उसने इग्नोर किया दैट ही डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। यस एंड तो डिल्यूशन हो सकता है। हाँ, पहिला डिल्यूशन। यस एंड सेकंड केस? सेकंड वन सर तो म्हणजे ते वाटते वागत नव्हता नीट, म्हणजे डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर सिंपली। हा डिसऑर्गन, हा इम्पेयर्ड बिहेवियर। यस एंड व्हाट अबाउट थर्ड केस? आणि तो तर लहान पोरासारखाच वागत होता एकदम। समझ में आ गया एग्जैक्टली आपकी रियलिटी। बोलो बोलो, किसी को और कुछ बोलना है? ओके फाइन। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या कि वो पर्सन रियलिटी से हट गया, उसे पता ही नहीं है उसके आजू बाजू में चीजें हो क्या रही है, और उसका जो बिहेवियर था वो क्या हुआ कि औरों से अलग हो चुका। तो इसके लिए हम उन सब कॉम्बिनेशन जो के फीचर्स है उनको क्या कहेंगे हम? आइदर वो पर्सन डिल्यूजन में इन्वॉल्व है, हैलुसिनेशन में है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर में है। ये तीसरा वाला पॉइंट तीसरे वाले कैंडिडेट को हम लगा सकते हैं कि हाँ बाबा इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इम्पेयर्ड वर्किंग मेमोरी। तो ये सारी चीजें होती है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो। चलो, सो कौन कौन सी थियरीज है जो एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली सिजोफ्रेनिया हुआ कैसे? तो उसमें देखो, पहली है मोस्ट ऑफ द थियरीज आर सेंटर्ड ऑन आइदर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब ऐसी केस भी हो सकती है कि वहां पे भी एक्सेस हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का, और एक ऐसी भी केस हो सकती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल कम हो चुकी है। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट। और कुछ थियरीज ऐसे बताते हैं कि वहां पे अस्पार्टेट, ग्लाइसिन और गाबा का भी रोल हो सकता है इन न्यूरोकेमिकल बैलेंस फॉर सिजोफ्रेनिया। बट एज सच कोई प्रूफ नहीं है कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है। उनका जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से पॉसिबिलिटी है सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो चलो पहली थ्योरी देखते हैं, डोपामाइन इम्बैलेंस। तो डोपामाइन का काम क्या है? प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन। तो मतलब आपकी एनर्जी बनाने के लिए डोपामाइन काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि डोपामाइन की लेवल हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुशी होना अच्छी बात है, ज्यादा खुशी होना अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा क्या होगा? फिर पागल ही कहेंगे ना लोग आपको। सो अल्टीमेटली उसमें क्या क्या होता है देखते हैं हम। द डोपामाइन हाइपोथेसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया postulates that hyperactivity of dopamine D2 receptor neurotransmission in subcortical and limbic region contributes to positive symptoms of schizophrenia। मतलब वो कहना चाहते हैं कि आपके जो डोपामाइन के रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में जो दो इमेजेस आपको दिख रही है, ऊपर वाली है सबकॉर्टिकल रीजन, नीचे वाली है लिम्बिक रीजन जो येलो शेडिंग में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपके डोपामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आपका डोपामाइन इन रिसेप्टर्स को हाइपर एक्टिवेट कर देता है तो उस पर्सन का अपने इमोशंस और फीलिंग्स और नेचुरल बिहेवियर से कंट्रोल हट जाता है। सो दैट इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर schizophrenia, whereas negative and cognitive symptoms of the disorder can be attributed to hypofunctionality of dopamine D1 receptor neurotransmission in the prefrontal cortex। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो फ्रंटल लोब है जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, यहाँ पे D1 रिसेप्टर है और इनका हाइपोफंक्शन, मतलब जो उनका स्टिमुलेशन का मैकेनिज्म है, पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि D2 रिसेप्टर का हाइपर
हाइपर सॉरी वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है और D1 कम एक्टिव हो रहा है, मतलब वहां पे इम्बैलेंस है बिटवीन योर न्यूरोट्रांसमिशन एंड योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। सो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि D2 रिसेप्टर की ओवर एक्टिविटी एंड D1 रिसेप्टर की हाइपर एक्टिविटी, सॉरी हाइपो एक्टिविटी। तो दोनों के एक्टिविटी में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से आपके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं। दैट इज द वन ऑफ द हाइपोथेसिस व्हिच आर एसोसिएटेड विद योर डोपामाइन। नेक्स्ट, सेरोटोनिन इम्बैलेंस। अभी सेरोटोनिन इम्बैलेंस क्या है? chronic widespread stress induced serotonergic overdrive in cerebral cortex in schizophrenia। मतलब उनको ये कहना चाहते हैं वो कि आपका जो अभी पिंक कलर में पोर्शन जो दिख रहा है और जो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सेरोटोनिन का जो लेवल है वहाँ पे बढ़ रहा है और सेरोटोनिन की हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम कौन सी हो रही है कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो रहे हैं एंड स्पेशली इन द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC। तो उन्होंने जो पिंक कलर और ब्लू पोर्शन दिखा है उन दोनों चीजों पे फोकस करना है। एंड डॉर्सोलैटरल फ्रंटल लोब इन द बेसिक इज द बेसिक कॉज ऑफ द डिसीज। मतलब यहाँ पे सिंपल बात बताना चाहते हैं वो कि आपका जो फ्रंटल लोब है, मुझे एक बात बताओ, फ्रंटल लोब का काम क्या है? अगर वो आपको समझ में आ चुका है तो ये चीज, ये लाइन तो जस्ट रीड करने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब? एनीबॉडी? फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, मेमोरी। मेमोरी, और उसके साथ ठीक है, Judgment and language problem. करेक्ट, जजमेंट। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज एसोसिएटेड विद योर फ्रंटल लोब। आप कुछ चीजें नहीं सीखते हो, कुछ सोचते हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पढ़ पाते हो, ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके फ्रंटल एरिया पे ऐसे कुछ सेंटर्स प्रेजेंट है जो आपको इन सारी चीजें करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका वॉलंटरी कंट्रोल जो फ्रंटल लोब में वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है सेरोटोनिन की एक्सेस लेवल होने की वजह से, तो क्या होगा, आपका जो इंटेलिजेंस है वो कम हो जाएगा और वहां पे सेरोटोनिन का जो ओवर एक्टिविटी है उसकी वजह से जो 3 बंदे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे वैसे सिम्टम्स आपके बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज योर सेरोटोनिन इम्बैलेंस इन योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, glutamate imbalance which is associated with NMDA receptor hypofunction. Tell me, what is the category of NMDA receptor? It is inotropic, or it is G protein coupled receptor, or it is intracellular, or it is enzyme linked. Which one? Fast, fast. What is the category of NMDA receptor? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। Ionotropic. Yes, it is the inotropic receptor which allow the entry of your positive ions Na+, Ca+, and which one? Potassium. लेकिन Ca++ कैल्शियम पे 2 चार्ज होते हैं। So glutamate imbalance क्या कहता है? Glutamate hypothesis of schizophrenia is centered on deficiency in activity of glutamate at the glutamate synapse, that is receptor, स्पेसिफिकली इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी इस चीज को लिंक करना है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। NMDA रिसेप्टर काम क्या करता है? आपको नई चीजें सीखने में मदद करता है क्योंकि इट हेल्प्स इन मेमोरी एंड लर्निंग। लेकिन अगर आपकी लर्निंग प्रोसेस ही बंद हो गई और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी वहां पे स्टॉप कर दी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, क्या आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। सो उन्होंने और एक हाइपोथेसिस दिया कि ग्लूटामेट जो हमें लर्निंग करने में मदद कर रहा है, अगर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दैट इज द हाइपोथेसिस। इन मेनी ब्रेन एरियाज डोपामाइन इनहिबिट्स ग्लूटामेट रिलीज। लिसन केयरफुली। In brain areas, dopamine inhibits glutamate release or glutamate excites the neuron that dopamine inhibits। मतलब वो क्या कर रहे हैं
ऐसे न्यूरॉन को इम्बैलेंस कर रहे हैं कि जो आपके लर्निंग और मेमोरी में मदद करते हैं। अगर इसको ही हम सिजोफ्रेनिया में अप्लाई कर दे कि लर्निंग और मेमोरी ब्लॉक हो रही है ड्यू टू एक्शन ऑफ योर डोपामाइन एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट, तो क्या होगा, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो इन्होंने इसकी स्टडी कैसे की, देखो, फिनसाइक्लिडिन एंड कीटामिन, ये 2 ड्रग्स लिए उन्होंने, हेल्दी पेशेंट में इंजेक्ट कर दिए। तो उससे क्या हुआ, ये 2 ड्रग की कैटेगरी है एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जैसे ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, वो जो पर्सन थे, हेल्दी वॉलेंटियर थे, उन सब में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि difficulty in learning, performing simple tasks and simple symptoms which are resemble those of schizophrenia, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, एक चीज प्रूव हो चुकी है कि एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। दैट इज योर ग्लूटामेट इम्बैलेंस हाइपोथेसिस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीबॉडी? दिस हाइपोथेसिस ऑल आर इमेजिनरी एक्सेप्ट योर ग्लूटामेट। अभी उसका स्टडी भी एनिमल पे होता है कि अगर हम उस एनिमल का उस एरिया पे वो रिसेप्टर अगर ब्लॉक कर देते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा हो। तो अगर वो चीज आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली साइंटिस्ट लोगों ने इसका स्टडी किया कैसे, कि ब्रेन के एक सेल को तो नहीं निकाल के देख सकते कि वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, सो इधर तक किसी को कुछ डाउट है? एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन? और सिजोफ्रेनिया, किसी को डिप्रेशन आया है? नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। चलो, तो अभी हम देखेंगे गाबा ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। तो क्या कहता है गाबा ग्लूटामेट हाइपोथेसिस? इट सजेस्ट दैट a neurotransmitter imbalance reduce the GABA and increase glutamate, which causes disruption of the modulation between inhibitory GABAergic interneurons and excitatory glutaminergic neurons। मतलब GABA का रिलीज कम हो गया, ग्लूटामेट का रिलीज बढ़ गया। अभी देखो, डोपामाइन का काम क्या है? रिवॉर्ड, मोटिवेशन, दैट इज योर एक्साइटेशन। ग्लूटामेट का काम क्या है? लर्निंग एंड परफॉर्मिंग द सिंपल टास्क। मतलब वहां पे भी न्यूरॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, ना कि डिप्रेशन। तो देखो, आपके न्यूरॉन एक्साइट होना और डिप्रेस होना, ये चीजें अगर बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें से कोई चीज अगर बढ़ गई तो आइदर सारे न्यूरॉन डिप्रेस हो गए और आइदर सारे न्यूरॉन एक्साइट हो गए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाबा का फंक्शन है डिप्रेसेंट इन फंक्शन, डिप्रेसेंट इन एक्शन। ग्लूटामेट का फंक्शन है इट इज स्टिमुलेटरी इन एक्शन। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हुआ तो आपके बिहेवियर में पूरी तरह से चेंज होगा, जिसकी वजह से आपके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। दैट इज योर गाबा ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। एंड ट्रीटमेंट पार्ट कि कौन कौन से ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये तो हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए तो देखते हैं व्हाट आर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोलेप्टिक्स। जीपैट इंपॉर्टेंट की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को क्या कह सकते हैं हम? न्यूरोलेप्टिक्स। These are the drugs having salutary therapeutic effect in psychosis। मतलब ये ऐसे ड्रग हैं जो आपको साइकोसिस ट्रीट करने में मदद करते हैं। तो कौन कौन से ड्रग हैं? फिनोथायाजिन्स, ब्यूटारोफिनोन, थायोजैंथिस। अदर हेटेरोसाइक्लिक्स में है पेमोजाइड एंड लॉक्सापिन एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। इनको तो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो टू बी कंटिन्यू। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। Anybody having any doubt, any confusion कि एक हाइपोथेसिस आपको क्लियर नहीं हुआ है और सिजोफ्रेनिया अभी तक नहीं समझा है, ऐसी कुछ चीज है तो बता सकते हैं। Anybody? तब तक मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आप डिस्कस करें। डोंट वरी, रिकैप तो बनता है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझे। और इस बार में तो हाँ बोलो। में आता है क्या? तुझा वॉइस ब्रेक होऊन येतोय, मला चॅट बॉक्स मध्ये तुझा क्वेश्चन टाइप कर, म्हणजे कळेल मला एक्झॅक्टली काय म्हणतेस।
और एक चीज, रिसेप्टर अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ से आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व इन द रिसेप्टर में डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ से आगे आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म मिलेगा, डायरेक्ट स्टेप्स मिलेंगे, उतनी ही आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में आप सारी चीजें नहीं लिखते, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उतनी हमें लिखनी है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आया है रिसेप्टर में तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा मैकेनिज्म यहाँ से आगे। तो वो नहीं चाहते हो तो रिसेप्टर चैप्टर फिर से पढ़ो, वो तो कल आपको पता चल ही जाएगा कैसे हम पूरे रिसेप्टर मैकेनिज्म को शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते। क्वेश्चन कुछ गेला, कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था, जल्दी टाइप करो। तब तक किसी और को कुछ पूछना है तो पूछो। हेलो सर। बोलो। हाँ सर, आपने जो कॉजेज बताया, डोपामिन इम्बैलेंस, सेरोटोनिन इम्बैलेंस, ये सब हाइपोथेसिस है, इसमें सिर्फ ग्लूटामेट इम्बैलेंस जो है वो प्रूवन है। यस। तो सर फिर जब टेस्टिंग वगैरह करते तो कैसे प्रूव होगा कि डोपामिन इसका हाइपोथेसिस के बेसिस पे है या क्या है? पहले तो चीज बिहेवियर देखेंगे कि पर्सन का बिहेवियर क्या है, उसके बाद उस बिहेवियर को सप्रेस करने के लिए उस अकॉर्डिंग ड्रग्स देंगे कि हाँ वो बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वो पर्सन एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। अभी वो तो सारे माइल्ड केसेस हैं आपको जो दिख रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल में की वीडियो यूट्यूब पे नहीं रहती एग्जैक्टली, लेकिन किसी मूवी में अगर आपने देखा होगा कि मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स कहते हैं कैसे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिप्रेशन ड्रग देना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को नींद आने लगती है। उसके ब्रेन में से जो न्यूरॉन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर को, उनका जो रिलीज पैटर्न है उसको हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में जो हाइपर रिएक्शंस हो रही है, अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही है, उसको हम बंद कर देते हैं। गॉट इट? हाँ सर। या थैंक यू। वेलकम। ब्यूटाउरोफिनॉन बार्बिचुरेट्स में आएगा।